हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो हम लोग क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 3 यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे, उसकी प्रश्नावली नंबर फर्स्ट यानी 3.1। इससे पहले हमने क्या किया था कि इस प्रश्नावली से रिलेटेड या एक तरह से समझो कि इस चैप्टर से ही रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा था। तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप चैनल पे जाकर मैथ वाली प्लेलिस्ट में चले जाना और जरूर देखना। और पीछे की अगर आप वीडियो देखना चाहते हो लाइक चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड की, तो वो भी वीडियो सारी की सारी प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगी। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। बाकी बोलूंगा, आप अगर आपके पास नई एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो ये जो अभी आपको स्क्रीन पे एप्लीकेशन दिख रही है यूपीएमएसपी स्टडी, इसे आप डाउनलोड कर लेना। बुक हो भी तो भी आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है आपके काफ़ी स्टडी में काफ़ी हेल्प देगी। यहाँ पे आपको आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, और भी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे बिल्कुल सारी चीज़ें फ्री है, कोई भी आपसे पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो इसे। बाकी इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ इस चैप्टर को सॉल्व करना। इसको मैं थोड़ा हाइड कर लेता हूँ। देखो, इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हमने जो पीछे कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कल नहीं परसों पढ़ा था, उसमें से जो मेन जो पार्ट है कॉन्सेप्ट का उसको थोड़ा दोहरा देता हूं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो, हमने देखा क्या था, हमने देखा था कि अगर दो समीकरण हमें दी हो, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे मान लो हमारे पास दो समीकरण है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू, यहाँ पे 0, 5 कुछ भी हो सकता है, मान लो 0 है। उसके बाद ये हम लोग की समीकरण मान लो 1 हो गई, और यहाँ पे समीकरण 2 मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हम लोग के पास समीकरण नंबर 2 है। तो हमने देखा था इस समीकरण से रिलेटेड तीन स्थितियां या तीन चीजें या तीन कॉन्सेप्ट, जो भी समझ लो। उसमें फर्स्ट किया था कि इसमें अगर a1/a2 जो हो, a1/a2 वो बराबर नहीं हो, यानी a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। ठीक है, यानी जो a1/a2 का अनुपात हो वो b1/b2 के अनुपात के बराबर ना हो। यहाँ a1 b1 c1 या फिर a2 b2 c2 इसके जगह पे, मतलब ये अचर पद है। ठीक है, ये क्या है? अचर पद है। अचर पद मीन्स इसके जगह पे संख्याएं होंगी। जैसे ये, अगर इसका एक उदाहरण पे लिखूं मैं, तो 2x प्लस 3y प्लस 5 कुछ इस प्रकार का, मतलब ये समीकरण होगी। तो यहाँ पे a1 क्या है? 2 है, ये b1 है, और ये आपका c1 की जगह पे ये है। क्लियर? तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इसका मतलब। अब देखो, आगे हम लोग चीजों को समझते हैं। अगर a1/a2 यानी इसका अनुपात और इसका b1/b2 का जो अनुपात हो आपस में बराबर न हो, तो इस स्थिति में हमने देखा था कि अगर यह एक रेखा का समीकरण है, यह भी एक रेखा का समीकरण है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो रेखाएं होंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी एक जगह पे, और इस प्रकार इसका जो सॉल्यूशन होगा केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा। इस समीकरण को हल करेंगे तो उसका केवल एक हल निकलेगा। ठीक है, इस स्थिति में देखो यहाँ पे कट करेंगी और इस स्थिति में केवल एक हल होगा। एक हल होगा जो भी समीकरण युग्म हो, यानी समीकरण दी हो। तो ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन क्या था, इसको थोड़ा मैं कर लेता हूँ इरेज, और हम लोग सेकेंड कंडीशन जान लेते हैं। मैं थोड़ा ये तेजी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल मैंने काफी धीमे धीमे आसानी से आपको बताया हुआ था। सेकेंड कंडीशन ये थी कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 हो, यानी तीनों आपस में ये बराबर हों, तो इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में जो रेखाएं होती है वो समपाती होती है। समपाती मीन्स जैसे ये एक रेखा हो गई और दूसरी रेखा भी बिल्कुल इसके ऊपर ही हो, एकदम मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो, तो इसको हम लोग समपाती बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे समीकरण का कितना हल आएगा? तो इस स्थिति में समीकरण का अनेक हल आएगा। क्लियर? भाई तू क्यों मुझे परेशान कर रहा है? अब देखो, इस स्थिति में अनेक हल क्यों आएगा? क्योंकि जो रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे अनंत बार टच कर रही हैं, इसलिए यहाँ पे इसका अनंत या अनेक हल आएगा। क्लियर? तो ये सेकेंड कंडीशन था। थर्ड कंडीशन क्या था भाई साहब? थर्ड कंडीशन मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली के सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, थर्ड
थर्ड कंडीशन ये था कि अगर A1 बटा A2 का अनुपात हो वो बराबर हो B1 बटे B2 का, यानी इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर हो लेकिन इन दोनों का अनुपात बराबर ना हो C1 बटे C2 के। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में अगर ये एक रेखा का समीकरण, ये एक रेखा का समीकरण है, तो जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है। समानांतर होने का मतलब कि एक भी जगह कट नहीं करती हैं और इस स्थिति में एक भी सॉल्यूशन नहीं आता है, एक भी मतलब सॉल्यूशन ही नहीं होता है इस समीकरण का, दिए गए समीकरण का, अगर ये कंडीशन फॉलो हो तो। क्लियर? तो ये तीन आपके स्थितियां थी या तीन कॉन्सेप्ट थे। आशा करता हूं आपको कल नहीं वही परसों की अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखो, यहाँ एक शब्द बहुत ज्यादा यूज होता है, संगत। आप अपनी फर्स्ट प्रश्नावली यानी ये जो 3.1 है इसमें आप ओपन करना, बार बार संगत संगत, आपको ये शब्द मिलेगा। संगत का मतलब क्या होता है, जैसे इसके नाम में ही छिपा हुआ है संगत, संगति, साथ रहने वाला। तो हमने पहली स्थिति में देखा, यहाँ ये तो थर्ड स्थिति है, हमने पहली स्थिति में देखा A1 बाई A2 इक्वल टू नॉट B1 बाई B2 की स्थिति में देखा कि रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रतिच्छेद कर रही थी, काट रही थी। तो उस स्थिति में दोनों रेखाएं तो एक साथ आ रही थी ना, तो एक साथ आ रही थी, तो कह सकते हैं कि जो पहली हम लोग की मतलब कंडीशन है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू नॉट B1 बाई T, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू नॉट, तो इस वो स्थिति कहीं प्राप्त हुआ हमें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेखाएं हैं वो क्या है, संगत हैं। दूसरी स्थिति में भी हमने देखा कि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप थी, जिस स्थिति में तीनों यानी A1 बटा A2 बराबर था B1 बटे B2 के और फिर वही बराबर था C1 बटे C2 के। तो इस स्थिति में हमने देखा था कि रेखाएं एक मतलब दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, तो उस स्थिति में भी रेखाएं एक दूसरे के साथ थी। तो वो दोनों कंडीशन में हम लोग की मतलब संगत वाली स्थिति थी। लेकिन ये जो थर्ड कंडीशन है इसमें हमने देखा कि रेखाएं समानांतर हैं। समानांतर मतलब एक साथ नहीं है भाई, एक दूसरे से दूर है, साथ नहीं है। तो साथ नहीं है तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि रेखाएं क्या है, असंगत है। क्लियर? तो किस स्थिति में संगत और किस स्थिति में असंगत रेखाएं प्राप्त होगी आपको मालूम चल गया। पहली जो स्थिति हमने दो देखा था उसमें रेखाएं संगत होंगी और इस थर्ड वाली स्थिति में यानी समांतर वाली कंडीशन में या इस कंडीशन में हम लोग का असंगत रेखाएं होंगी। क्लियर? अब चलो हम लोग अपनी प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी जो मैंने तीनों और एक ये संगत असंगत वाला कॉन्सेप्ट बताया, इसको आप लिख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आप लोग के एग्जाम में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और आप जानते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अब आपके एग्जाम में भर भर कर पूछे जा रहे हैं। चलो इसको मैं इरेज कर लेता हूं और हम लोग अब अपनी प्रश्नावली पे चलते हैं, प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये तो प्रश्नावली 3.1 ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला आप लोग अपनी नई अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप उसमें देख लेना, बाकी अगर नहीं है तो मैंने जो एप्लीकेशन बताया आपको यूपीएमएसपी स्टडी, उससे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्लियर? और पहला इसमें क्वेश्चन है, पहला इधर मैंने टाइप कर लिया, पहला ये क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि इसका एक रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और इसको ग्राफी विधि से हल करना है, ग्राफिकल मेथड से इसको हल करना है। कैसे करेंगे? चलो सबसे पहले तो हम लोग इससे समीकरण बनाते हैं। क्या है, क्या रहा है क्वेश्चन देखो कि कक्षा x लिखा है, x का मतलब रोमन अंक में 10 होता है, मैं x ही बोलता हूं, मान लो, छोड़ो, ठीक है। कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कक्षा एक मान लो x है, x मीन्स यहाँ पे 10 भी बोल सकते हो या कोई भी मान लो एक कक्षा है, एक क्लास है, उसमें 10 विद्यार्थी हैं। क्लियर? 10 विद्यार्थियों ने, एक बार क्वेश्चन और मैं पढ़ता हूं कि कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी जो लड़कियों की संख्या है 4 अधिक है किससे, लड़कों से, यानी अगर लड़कियों की संख्या 6 है तो लड़कों की संख्या 2 है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, हाँ तभी तो 2 अधिक होगी। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
अब इससे हम लोग क्या करते हैं कि दो समीकरण का निर्माण करते हैं। सबसे पहले तो हमें अंत में क्या बोला है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना, यहाँ पे सबसे पहले मान लो हम लोग सॉल्यूशन लिख देंगे और लिखेंगे माना माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या y है। हमने ये मान लिया, हमने क्या माना कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। अगर लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, तो चूंकि कक्षा में पूरे क्लास में 10 विद्यार्थी है, यानी इन दोनों का योग, भाई विद्यार्थी मीन्स लड़का लड़की उसमें दोनों आ जाएंगे, तो लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या या लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या दोनों मिलाकर कितने होंगे, 10 होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार, आप पूरा लिखना प्रश्नानुसार, मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख लिया क्या, यानी प्रश्न के अनुसार x प्लस वाई, एक्स क्या है लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या, दोनों का मिलाकर संख्या कितनी है पूरे विद्यार्थियों की, वो है 10। क्लियर, पहली हम लोग की समीकरण बन गई। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या 4 अधिक है और तो इसका मतलब कि लड़कों की संख्या 4 कम है। तो यहाँ चूंकि हम लोगों का लड़कों की संख्या x हमने माना है और लड़कियों की संख्या y माना है, तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, यानी अगर y में से हम लोग, यानी लड़कियों की संख्या में से हम लोग ये लड़कों की जो संख्या है उसको घटाएंगे, तो जो जितनी इनकी अधिकता है वो इधर आकर मतलब निकल आएगी। तो कितनी अधिक है, 4 अधिक है, तो ये इसका मतलब 4, यानी लड़कियों की संख्या यहाँ पे मान लो 10 है, तो यहाँ लड़कों की संख्या कितनी होनी चाहिए भाई, इससे 4 कम यानी 6 कम, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, इधर 4 ही आएगा ना। तो यहाँ पे पूरा पूरा ये कंडीशन लिखा गया है, सिंपल। अब देखो ये हम लोग का समीकरण सेकेंड हो गया। अब इस समीकरण का यूज कर चूंकि हमें ग्राफीय विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से, नहीं तो यहाँ पे हम लोग सीधे इसको एलिमिनेशन मेथड से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। क्योंकि आगे हम लोग इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना सीखते हैं। यहाँ पे अब इसका यूज कर चूंकि मान लो ये एक रैखिक समीकरण है, ये भी एक रैखिक समीकरण है, तो इससे हम लोग 2 निर्देशांक प्राप्त करेंगे, इससे 2 निर्देशांक प्राप्त करेंगे। क्लियर, और उसका यूज कर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। कैसे करेंगे, चलो तो सबसे पहले तो हम लोग साड़ी बना लेते हैं। तो चलो यहाँ साड़ी बनाऊंगा तो आपको दिखेगी नहीं, तो इतनी चीजों को मैं इरेज कर लेता हूँ, केवल ये समीकरण लिख लेता हूँ। यहाँ मान लो फर्स्ट है हम लोग की समीकरण x प्लस वाई बराबर हम लोग का 10 और दूसरी है y माइनस एक्स बराबर 4। ये हम लोग की समीकरण 1, ये समीकरण 2। क्लियर भाई साहब, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मैं क्वेश्चन को हाइड कर देता हूँ क्योंकि अब क्वेश्चन का कोई काम नहीं है। ठीक, ये हम लोग की फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड समीकरण जो प्राप्त हुई है। आगे इसके आपको साड़ी मतलब यहीं से करना है, मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड आप जान रहे हो दिक्कत कर रहा है, तो यहाँ मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, आपको यहीं से एकदम सॉल्यूशन करना है। क्लियर, तो जो मैंने नीचे साड़ी लिखा था वो अभी यहाँ पे साड़ी लिख रहा हूँ। ठीक, यहाँ से हम लोग साड़ी बना रहे हैं। अब देखो साड़ी कैसे बनाएंगे, मैंने साड़ी बनाना आपको सिखा दिया है पहले ही उदाहरण के क्वेश्चन को सॉल्व कर पिछले वीडियो में। चलो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 का यूज कर साड़ी 1 बनाएंगे। यहाँ कुछ इस प्रकार डब्बा सा बना लेंगे। क्लियर, अब देखो इस डब्बे में ये हम लोग का x बिंदु मान लो, सॉरी ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखो अगर x बराबर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, यानी समीकरण 1 में हम लोग x बराबर यहाँ पे 0 रखते हैं, तो 0 प्लस वाई बराबर 10, इसका मतलब y का मान 10 हो जाएगा, तो y का मान यहाँ पे 10 हो गया। क्लियर, अगर मैं y बराबर यहाँ पे 0 रख देता हूँ, y बराबर 0 रख दिया, तो समीकरण 1 में y की जगह पे हम लोग 0 रखेंगे, तो x प्लस 0 बराबर 10, यानी x का मान आपका 10 आएगा। तो यहाँ से देखो हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गए, एक 0 10, एक 10 0। ये हम लोग के एक रेखा के बिंदु, जैसे मान लो ये एक रेखा है, तो एक बिंदु ये 0 आपका 10 है, तो ये आपका 10 0 है।
ये इस प्रकार के कुछ रेखा के मतलब ये निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, समीकरण 1 से। इसी प्रकार समीकरण 2 से हम लोग एक रेखा का निर्देशांक मतलब प्राप्त करेंगे या ज्ञात करेंगे। यहाँ पे चलो, यहाँ पे आपकी चूंकि कॉपी बोर्ड वाली या आपकी कॉपी चौड़ी होती है तो आप यहीं पे दूसरी साड़ी बना लेना। मैं नीचे यहाँ बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक साड़ी यहाँ पे ये हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। बड़ी बन गई क्या यार? ये हम लोग की यहाँ पे एक मैं साड़ी ये बना लेता हूँ। ये हम लोग का x, ये y, ये x, ये y। क्लियर? अब देखो यहाँ x बराबर अगर मैं 0 रखता हूँ, x बराबर मैं 0 रखता हूँ, तो समीकरण ये सेकंड से हम लोग ये निर्देशांक प्राप्त कर रहे हैं, तो समीकरण सेकंड के अनुसार सारी चीजें लेंगे। तो x बराबर 0 यानी y माइनस एक्स के जगह पे 0 यानी y माइनस 0 बराबर 4, तो y का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। और y बराबर अगर हम लोग यहाँ पे 0 रख देते हैं, यानी y के जगह पे यहाँ 0 रखेंगे तो 0 माइनस एक्स बराबर 4, यानी क्या हो जाएगा? 0 माइनस एक्स बराबर 4। y के जगह पे हमने क्या रख दिया? 0 रख दिया, सॉरी ये 4। ठीक, y माइनस एक्स बराबर 4, y की जगह पे हमने 0 रखा तो 0 माइनस एक्स बराबर 4। अब देखो ये माइनस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, माइनस एक्स बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 4, क्योंकि माइनस इधर हम लोग नहीं रखते हैं। माइनस से इधर गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो x का मान यहाँ से माइनस 4 आ जाएगा। अब देखो समीकरण सेकंड का यूज कर हमने एक रेखा के ये निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब इनका यूज कर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। चलो ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ग्राफ में देखो ये हम लोग का मैं खींच देता हूं, ये हो गया हम लोग का, ये हो गया। क्लियर? ये मूल बिंदु यानी जहां पे 0 0 होता है, इधर आप जानते हो 1 2 3 4 5 6 धनात्मक होता है, ऊपर भी धनात्मक होता है, नीचे आपका ऋणात्मक होता है, चूंकि ये एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। क्लियर? ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, और इधर ये y मतलब x इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, और y अक्ष ऊपर की तरफ प्लस होता है, नीचे की तरफ माइनस होता है। अब चूंकि यहाँ मैक्सिमम यहाँ देखो मान 10 है, इसका मतलब हमें 10 ऐसे डंडी खींचनी पड़ेगी। चूंकि यहाँ अटेगा नहीं, आपको जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो खींच ही लेता हूँ। ये 10 हो गया, मान लो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बिंदु हो गए हम लोग के। इसी प्रकार आप यहाँ बना लेना। यहाँ केवल मैं 4 और 10 यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं 4 और 10 बना लेता हूँ। मान लो यहाँ पे आपका आकर यहाँ पे 4 आ जाएगा और कहीं यहाँ पे आकर आपका 10 आ जाएगा। उसी प्रकार नीचे में आ जाता हूँ, और नीचे y ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, तो मान लो यहाँ पे -4 है, और यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लोग का -10 है, और इधर हम लोग का x जो होता है इधर प्लस होता है, इधर x माइनस होता है, तो मान लो यहाँ पे -4 है और यहाँ पे हम लोग का -10 है। आप इस तरह जो मैंने ये बनाया, आपको चारों तरफ इधर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं टाइम आपका नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ शॉर्ट में मैंने बना लिया चीजें। अब देखो होगा क्या, 4 यहाँ पे दूरी पे है, तो थोड़ा मान लो ये और इधर है। चलो मतलब आपको ये दूरियां ना, ये दूरियां समान दूरियां लेनी है, इंची से एकदम अच्छे से। ये ग्राफ बनाना तो आप जानते ही होंगे। तो अब क्या होगा कि पहले समीकरण से यहाँ निर्देशांक हमें क्या प्राप्त हुआ है? 0 10, 0,10, और क्या प्राप्त हुआ है? 10, सॉरी देखो यहाँ यहीं पे गलती होती है। 0 10 ये देखना, ये मत देखना 0 10, क्योंकि इधर तो x x ही है, ये x और y, तो 0,10 और दूसरा 10,0, 10,0। क्लियर? पहला x होता है, दूसरा y होता है। अब देखो 0 10 यानी 0 x 0 और y 10, तो y 10 यानी पॉजिटिव, तो y ऊपर की तरफ पॉजिटिव, यानी ये बिंदु आपका क्या होगा? ये बिंदु आपका 0,10 होगा। क्लियर? और 10 0 यानी x 10 और y 0, तो x 10 यानी पॉजिटिव, तो यहाँ इस बिंदु पे क्या होगा कि जो x होगा वो 10 होगा और y 0 होगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ध्यान देना सेकेंड, अब ये इस समीकरण, ये दोनों बिंदु को हम मिला सकते हैं। ऐसे हमने मान लो ये दोनों बिंदु को हमने मिला दिया, सीधे नहीं मिला, आपको इंची से अच्छे से मिला देना है। क्लियर?
उसके बाद देखो इसका यूज कर हम लोग एक रेखा बनाते हैं भाई। तू मानना, देखो इसका 0 4 0 4 और -4 0 -4 0। अब देखो इसका यूज कर एक रेखा बनाते हैं भाई 0 4 यानी x0 y4। तो y4 ऊपर की तरफ इस बिंदु पे पड़ेगा, ये बिंदु आपका क्या हो जाएगा 0 4 हो जाएगा, क्योंकि इस बिंदु पे x 0 होगा, y क्या होगा आपका 4 होगा। और दूसरा -4 0 -4 0 भाई x निगेटिव, तो x निगेटिव इधर इस बिंदु पे क्या होगा कि -4 0 ये बिंदु है, क्योंकि y यहाँ पे 0 होगा और x क्या होगा -4 होगा। अब इसको हम लोग मिला देंगे इन दोनों बिंदु को, और मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, ऐसे आगे बढ़ा देंगे। आप इंची से अच्छे से मिलाना, ठीक है, आपको इंची से अच्छे से मिलाना है। अब देखो यहाँ पे इसको आप लिख भी सकते हो, जैसे इस ये रेखा किस समीकरण से प्राप्त हुई है x प्लस वाई से, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि x प्लस वाई बराबर 10। और ये जो रेखा है किससे प्राप्त हुई है y माइनस एक्स बराबर 4 से, तो यहाँ लिख सकते हो कि y माइनस एक्स बराबर 4। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जहां ये बिंदु दोनों मतलब दोनों रेखाएं कट कर रही है, वही क्या होगा कि इस समीकरण का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे देखो ये कट कर रही है, यहाँ पे देखो ये 7 के सीधे में लगभग आप इंची से खींचोगे तो 7 के सीधे में ये कट करेगा, और नीचे इसी को आप लाओगे यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ एकदम सीधे में खींचोगे तो यहाँ ये बिंदु मैंने दिया नहीं था 1 2 और यहाँ पे 3 और ये 4, तो ये 3 पे आएगा। तो यहाँ से आपका y का मान क्या है, यहाँ पे ये बिंदु हो गया, y का मान यहाँ पे 7 हो गया और x का मान ये x चूंकि ये है तो 3 हो गया। तो ये बिंदु क्या है 3 7 बिंदु है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे भाई ऊपर की तरफ y 7 आ रहा है और इधर भाई इधर आओगे तो ये 3 आ रहा है यहाँ पे, तो 3 7 ये बिंदु क्या हो गया 3 7। तो जहां रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे कट करेंगी वही क्या होगा इस सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार जो सॉल्यूशन हुआ 3 7 हुआ, यानी x का मान 3 y का मान 7। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 3 7 पे कट कर रही है, या एक ग्राफ बनाने पे दोनों रेखाएं बिंदु 3 7 पे कट कर रही है, अतः x का मान 3 तथा y का मान 7 होगा। इस प्रकार लड़कों की संख्या, हमने लड़कों की संख्या 3 क्या माना था, हमने लड़कों की संख्या x माना था, तो लड़कों की संख्या x का मान चूंकि यहाँ पे 3 है और y ये y है, y का मान 7 है, तो आप लिख दोगे कि अतः लड़कों की संख्या 3 तथा लड़कियों की संख्या 7 होगी। ऐसे नीचे मतलब ये ग्राफ बनाने के बाद नीचे स्टेटमेंट दे दोगे, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार आपको इसको सॉल्व करना है। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे 3 और 7 हमने शुरू में क्या देखा था कि जो मतलब विद्यार्थियों की संख्या है 10 है, तो 3 और 7 को जोड़ोगे तो 10 आएगा। और ये 3 क्या है भाई x है, तो x हमने लड़का माना था, तो ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं। हमने देखा था समीकरण में बोल रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या जो है यानी गर्ल्स की जो संख्या है बॉयज की संख्या से 4 अधिक है। तो देखो ये 7 है ये 3 है, यानी 4 ये लड़कियों की संख्या क्या है अधिक है। तो पूरा का पूरा सारी चीजें सेटिस्फाइड हो जा रही हैं। तो इस प्रकार जो मैंने पूरा का पूरा हल किया, इस प्रकार अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको हल करना पड़ेगा। ये आपके 4 मार्क में क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। इस बार 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसमें ये आया था क्वेश्चन। आपका जो 2023 का मॉडल पेपर जारी हुआ था उस गणित यानी मैथ का, उसमें भी ये ऐसा एक क्वेश्चन था। क्लियर? तो इसको आप आशा करता हूँ सीख गए होंगे अच्छे से। चलो तो इसको मैं कर लेता हूँ इरेज, उसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मैं पूरा का पूरा कर लेता हूं भाई साहब इरेज, और सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब उसको मैं थोड़ा और तेजी से करूंगा क्योंकि यहाँ मैंने थोड़ा आपको समझाने के मूड में ये धीरे धीरे सॉल्व किया था। क्लियर? ये इरेज हो गया भाई साहब। चलो इसमें हम लोग का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, ये फर्स्ट था मतलब फर्स्ट था और फर्स्ट का ये सेकंड क्वेश्चन अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। क्लियर? आप नई एनसीईआरटी बुक लेना और उसमें प्रश्नावली फर्स्ट यानी 3.1 है जो इस चैप्टर का, उसमें देखना। ये फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पहले मान लेते हैं।
यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, हल, और लिखेंगे कि माना कि एक, पहले पेंसिल है तो पेंसिल ही मान लेते हैं, पहले पेंसिल ही है ना, हाँ, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। चलो मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, एक पेंसिल का मूल्य हम लोग का x रुपये और कलम, जो हम लोग का कलम है, पेन है, उसका मूल्य y रुपये है। एक पेंसिल का x रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये। क्लियर, हमने ये मान लिया। तब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जो बोल रहा है उसके अनुसार हमें बोल रहा है ना कि 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए है, यानी हम लोग बोल सकते हैं 5 पेंसिल 5 गुणे x, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 गुणे x करेंगे तो 5x होगा, प्लस 7 कलम, 7 कलम, तो 7 कलम और एक कलम का मूल्य एक y रुपए हमने माना है यहाँ पे, तो 7 गुणे y यानी वही 7y, ये बराबर कितना दिया है, 50 रुपए दिया है। देखो, एक कलम का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य हमने x रुपए माना और एक कलम का मूल्य हमने y रुपए माना, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 कलमों और 7 पेंसिलों का जो मूल्य है 50 रुपए है, तो हमने 5 गुणे x कर लिया, यानी एक हम लोग पेंसिल के मूल्य से 5 में गुणा कर लिया और 7 कलम के मतलब 7 जो कलम का मूल्य, माफ करना, 7 कलमें हैं और एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 7 गुणे y कर लिया, तो इस प्रकार हम दोनों को जोड़ेंगे तो वो 50 रुपए आएगा। क्लियर, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। अब इसका उल्टा बोल दे रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, ठीक है, 7 पेंसिल, 7 और एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो 7 पेंसिलों का मूल्य निकल गया, प्लस 5 कलम यानी 5 कलम और एक कलम का मूल्य y रुपए, तो ये y गुणे y यानी 5 कलमों का मूल्य, यानी 7 कलमों का मूल्य और फिर 5 कलमों का मूल्य, और ये मिलाकर कितना रुपए है, 46 रुपए है, तो यहाँ हमने 46 कर लिया, और ये समीकरण 1 हो गया, ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया। अब इसका यूज कर हम लोग क्या करेंगे, इस सारणी बनाएंगे, सारणी का निर्माण करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सारणी का निर्माण करेंगे, तो यहाँ जगह नहीं है तो सिंपल यहाँ मैं ये समीकरण को ऊपर लिख लेता हूँ और हम लोग सारणी बनाते हैं। अब क्वेश्चन को मैं ये कर देता हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ, 5 + 7x 5x + 7y = 50, ठीक है, 5 कलम तो 5x प्लस पेंसिल 7x + 5y = 46, ठीक है। अब क्वेश्चन को मैं हाइड कर देता हूँ थोड़ा, अब देखो यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट, चलो इसको मैं लिख लेता हूँ, 5x + 7y यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, 5x + 7y बराबर हम लोग का 50, ये समीकरण 1 है, और समीकरण 2 क्या है, 7x + 5y = 46, ये समीकरण 2 है। इसको थोड़ा मैं कर लेता हूँ इरेज, नीचे वाले को, ये मैंने इरेज, इसको चलो मैं कर लेता हूँ, मैंने इसको कर लिया भाई साहब इरेज। अब चलो इन समीकरण का यूज कर इसको हम लोग हल करते हैं सारणी विधि से, तो सबसे पहले ग्राफी विधि से, माफ करना, तो चलो सबसे पहले हम लोग सारणी बनाते हैं, इसका यूज कर हम लोग सारणी बनाते हैं। तो चलो यहाँ पे सबसे पहला एक ये डिब्बा मैंने बना लिया, ये हम लोग का x, ये y, अगर x बराबर 0 रखते हैं तो समीकरण 1 में अगर x बराबर 0 रखते हैं तो 5 गुणे 0 बराबर 0, यानी 7y बराबर हम लोग का 50 हो जाएगा। भाई साहब ये तो बहुत गड़बड़ होगा, तो y का मान हम लोग का कितना हो जाएगा, 50/7 हो जाएगा, तो इस चीज पे तो हम लोग का गड़बड़ आएगा, तो x बराबर हम 0 नहीं रखेंगे, कुछ और ट्राई करेंगे। 50/7, भाई साहब ये तो दिक्कत करेगा ना, ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा, ठीक है यार, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ट्राई करते हैं इसको भी सॉल्व करने की। चलो थोड़ा 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। चलो देखो, इसको हम लोग थोड़ा मतलब
यहाँ पे अब पॉसिबिलिटी अब देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर x बराबर हम लोग 0 रखते हैं तो होता क्या है कि अगर x बराबर यहाँ हम 0 रखते हैं तो 5 0 0 यानी ये 7y हो जाता है। ये तो पूरा आपका 0 हो जाएगा और 7 को उधर ले जाएंगे तो 50/7 हो जाएगा। तो ये पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, यानी y का मान 50/7 यहाँ 50/7 रखेंगे तो ये गड़बड़ होगा, क्योंकि इसमें हम लोग मतलब ऐसे मान नहीं रखते, बट्टे वाले पूर्ण मान रखते हैं। तो ये तो दिक्कत वाली चीज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ x बराबर हम लोग 0 नहीं रख सकते, यानी x बराबर यहाँ 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि क्या होगा, 1 रख कर देखेंगे। 1 रखेंगे तो देखो 5 एकम 5, ठीक है। 5 उधर जाएगा तो -5 तो 45 बचेगा और फिर 7 बट्टे में जाएगा तो ये भी 1 भी नहीं होगा। फिर हम लोग दो ट्राई करेंगे, इसी तरह ट्राई करना है। अब तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखे थे यहाँ पे 0 रखने पे आसानी से सॉल्व हो जा रहा था, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो चलो 2 रखकर ट्राई करते हैं। अगर यहाँ पे x बराबर 2 रखते हैं तो 5 दूना का ये 10 हो जाता है। तो 10 उधर जाएगा तो 50 - 10 तो 40 बचेगा और 7y बराबर 40 तो y बराबर 40/7 ये भी फिर बट्टा हो जाएगा। तो x बराबर 2 भी नहीं रख सकते। अब देखो यहाँ पे x बराबर अगर यहाँ मैं 3 रखता हूँ तब क्या होता है। अगर x बराबर 3 रखता हूँ तो 5 3 15, 15 उधर जाएगा तो 50 में से 15 जाएगा 35, यानी 7y बराबर 35 हो जाएगा हम लोग का। 7y बराबर 35 तो y बराबर ये 7 उधर जाकर बट्टा तो 5 35/7 तो हम लोग का 5 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ y बराबर हम लोग का 5 हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका सेटिस्फाइड हो गया। ये होगा आपका अब यहाँ पे x बराबर 3 होगा, y बराबर 5 होगा। क्लियर। अब चलो यहाँ पे आगे फिर हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ y बराबर 0 रखेंगे और ट्राई करेंगे। अगर y बराबर 0 रखते हैं तो ये 7y जो होगा y 0 करेंगे तो 7 × 0 बराबर ये 0 हो जाएगा, यानी 5x बराबर 50 तो x बराबर 5 उधर जाकर बट्टा यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाइड कर गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग की फर्स्ट समीकरण के लिए सारणी हो गई। अब चलो हम लोग सेकंड समीकरण के लिए सारणी बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ग्राफ मुश्किल हो जाता है, ग्राफ नहीं बनाया जाता है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे 1 ये 2, ओके, ये हम लोग का x हो गया, ये y हो गया। अगर अब हम लोग समीकरण 1 से तो हमने निर्देशांक प्राप्त कर लिया, समीकरण 2 से हम लोग देखते हैं। अगर x बराबर यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ तो वही 7 ये 0 हो जाएगा, यानी 5y बराबर इधर देखो 46 से 5 से कटेगा नहीं, 46 बटे ये 5 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, यानी x बराबर हम लोग का 2 0 होगा नहीं। 1 भी अगर रखेंगे यहाँ पे x की जगह पे 1 रखेंगे तो 7 एकम 7, 7 उधर जाएगा और 7 हम लोग का घटेगा तो नहीं, तो ये भी 39 बट्टा वाला चीज हो जाएगा, 1 भी नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 7 दूना का 14 और 46 में से 14 जाएगा, तो ये हम लोग का 46 में से हम लोग का 14 गया तो 2 और 1 गया 3, 32 लगभग बचेगा। हाँ 32 ही बचेगा, ये 2 32, तो ये भी 5 उधर जाएगा बट्टे, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी बट्टा वाला चीज आ जाएगा। 2 भी नहीं हो सकता यहाँ पे भाई। तो हम लोग 3 रख कर देखेंगे। अगर 3 रखते हैं x की जगह पे यहाँ पे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 17 का 21, ठीक है 21, और 21 उधर जाएगा तो 46 - 21, 46 - 21, 6 में से गया 5, 4 में से 2 जाएगा 2 25 और 5 फिर उधर जाकर बट्टे में होगा 50 25। हाँ अगर हम लोग x बराबर 3 यहाँ पे रखते हैं तो सॉल्व करेंगे तो y का मान हम लोग का 5 आ जाएगा। क्लियर। तो ये सेटिस्फाइड कर गया, तो ये हम लोग का यहाँ पर पहला निर्देशांक प्राप्त हो गया। क्लियर। अब देखो अगर y बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे हम लोग तो यहाँ पे 5 0 0 तो वही 7, 46/7 गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा। 1 भी रखेंगे तो देखो 5, एक y की जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे 1 रखा तो 5 एकम 5, 5 उधर जाकर घटेगा तो फिर 41 होगा, 41/7 कटेगा नहीं, गलत हो जाएगा। फिर 2 भी रखेंगे तो वो भी नहीं होगा क्योंकि 5 दूना का 10, 10 गया 36, 7 36/7 नहीं होगा। 3 भी रखेंगे तो 5 3 15 वो भी नहीं होगा। 4 भी रखेंगे तो 5 का 20 वो भी नहीं होगा। 5 रखेंगे तो हो जाएगा। देखो अगर 5 रखते हैं यहाँ पे y की जगह पे तो 50 25, 25 उधर जाएगा तो माइनस होगा तो हम लोग का लगभग 21 बचेगा। 25 माइनस होगा 1 2 2, हाँ 21 बचेगा। और फिर ये 7 उधर जाएगा तो 21/7 यानी 17 का 21 यानी 3 हो जाएगा। ये स्थिति आ गई। अब देखो जब ऐसी स्थिति आ जाती है यहाँ पे देखो
ये आपका 3-5-3-5, तो यहाँ रेखा नहीं एक बिंदु टाइप का यहाँ पे चीज प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये रेखा का तो समीकरण एक नहीं होगा 3-5-3-5। यहाँ पे 3-5 और 3-5, ये तो एक बिंदु, एक ही बिंदु, क्योंकि ये दोनों एक ही बिंदु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होती, हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे सीधे आप लोग देख रहे हो, यहाँ 3/5 फर्स्ट हम लोग का सारणी में, और यहाँ 3/5, ये मतलब 2 बार हो गया, तो हमें ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग का दोनों ये 3/5 उभयनिष्ठ है, तो सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे यहाँ नीचे स्टेटमेंट कि चूंकि सारणी में, दोनों सारणी में 3/5, सॉरी 3/5 नहीं, 3 और 5, मतलब निर्देशांक के रूप में लिखेंगे 3,5, ठीक है, उभयनिष्ठ है। अतः x बराबर, क्योंकि पहला x होता है 3 तथा y बराबर 5 होगा। तो हमने अब शुरू में क्या माना था, x बराबर क्या माना था, पेंसिल माना था ना शायद, मैं देख लेता हूं, क्वेश्चन देख लेता हूं, 1 मिनट, पेंसिल, हाँ। तो हम लोग का क्या होगा कि एक पेंसिल का मूल्य हमने माना था x रुपए, तो एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पे 3 रुपए और एक पेन का मूल्य हम लोग का 5 रुपए आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। तो नीचे लिख देंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए तथा एक पेन का मूल्य 5 रुपए होगा। काम खत्म। इस तरह से आपका सवाल हो जाएगा, केवल इतने में आपको ग्राफ बनाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? जब यहाँ डिफरेंस चीजें आती हैं तब हम लोगों का ग्राफ बनाने की जरूरत होती है। हालांकि इसको आगे तक आप सॉल्व करोगे, आगे तक और यहाँ पे चीजें मतलब खोजोगे तो मिल जाएगा, और फिर आप ग्राफ बनाओगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है। तो आगे जाने की क्या जरूरत झूठ मूठ का, यहीं पे आप लोग मतलब सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो हमें बारी आती है थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड मतलब थर्ड तो इसमें है ही नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट सेकेंड था, और थर्ड में अब है क्या, यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में है क्या। इसको मैं हटा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में देखो ये बोल रहा है कि यहाँ A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर याद कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर है अथवा समपाती है। ओके, मतलब यही यहाँ इन सब में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का आपको कंपेयर करना है और देखना है। काफी आसान है आप करना। अभी एक्चुअली मुझे कहीं अर्जेंट जाना है, तो अभी इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, कर लोगे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। और ये हम लोग का फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको अलग अलग मैंने कर लिया है सॉल्व करने के लिए, लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है। और ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको संगत असंगत बताना है। तो मैंने बताया था कि अगर A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 तो वहाँ संगत होगा, और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों समान आ तो भी संगत होगा। और थर्ड स्थिति मैंने बताया था कि अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो, लेकिन वही बराबर ना हो C1/C2 के दोनों, तो असंगत होता है। तो आप लोग देख लेना ये स्थिति किस में आ रही है, उसके अनुसार छांट लेना। क्लियर? तो बस यही क्वेश्चन है, 3 ठे मैंने ऐड किया था आपको सॉल्व कराने को, बट अभी करा नहीं पाऊंगा। बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको लेकर करा दूंगा। आप ये हमारी एप्लीकेशन जो है UPMSP स्टडी, इससे डाउनलोड कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।